Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur and welcome back to our series of Constitution of India. और आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 89 से लेकर के आर्टिकल 95 तक। और आर्टिकल 89 से 95 तक हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे, सारा पॉइंट्स हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहाँ से आ सकती है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 88 तक कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 89 से 95 तक कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोस हम लोग फर्दर आगे लेकर के आते रहेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई सबसे पहले, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी अब पॉलिटी की वीडियो वो रेगुलर आती रहेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस है वो रेगुलर आती रहेंगी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज चल रहा है ना, इसको अगर आप फॉलो करो तो मेरा मानना है कि पॉलिटी आपको फिर दोबारा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ों का एक क्रक्स बना करके, चाहे वो लक्ष्मीकांत की बुक हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की पीएम बख्शी की बुक हो, तो वो सारा मैंने क्या किया है, एक ही जगह कंपाइल करके रिसोर्सेज तैयार किए है, जिससे मैं वीडियोज़ लेकर के आता हूँ और आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होगी। तो ऐसे सपोर्ट बना के रखा करो और भी ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि हम लोग और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ। बहुत हो गई बकवास, तो अब शुरू करते हैं। आज के पहले आर्टिकल्स को हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 89 है, जिस आर्टिकल में देखो बेसिकली ये पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पार्ट 5 बात करता है डिफरेंट लेसन्स में बात करता है। तो आज का जो लेसन है उसमें हम लोग कवर करेंगे ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं? 2 हाउस होता है, आपको पता है ना, एलएस और आरएस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस हैं, जिसको आप हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हो, जिसको आप लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हो, और राज्यसभा को आप कहते हो काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों हाउसेस के अंदर कौन से ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज है और वो जो है किस तरीके से अपनी ऑफिस संभालते हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो आर्टिकल 89 जो है वो बात करता है द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि इस आर्टिकल में बात करी जा रही है कि डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के हैं उनके बारे में। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। एक्स ऑफिसो का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन अगर किसी पोस्ट को संभाल रहा है, तो अगर वो उस पोस्ट को जैसे ही डेजिग्नेशन उस पोस्ट की उसको मिलती है, साथ में उसको एक और ऑफिस मिल जाता है, तो उसको एक्स ऑफिसो कहते हैं। जैसे कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट तो रहते ही हैं, और साथ ही साथ जैसे ही कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। तो वो चीज आर्टिकल 89 के क्लॉज 1 में कही गई है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, वही काउंसिल ऑफ स्टेट का क्या होगा बाबू, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा। ठीक, दूसरा क्लॉज कह रहा है, इसी आर्टिकल का क्लॉज 2 कहता है कि द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल एज सून एज मे बी चूज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन देयर ऑफ सो ऑफन as the office of deputy chairman become vacant, the council shall choose another member to the deputy chairman thereof। मतलब कि, और इसमें आर्टिकल 89 के क्लॉज 2 में कहा जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के, तो साथ में एक डेप्यूटी चेयरमैन भी होने चाहिए। तो डेप्यूटी चेयरमैन जो होंगे वो कौन होंगे, तो वो डिसाइड करेगा हाउस, यानी कि जो राज्यसभा है वो अपने आप में डिसाइड करेगी, उनके जो मेंबर है वो डिसाइड करेंगे कि डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा। तो हाउस चूज करेगी डेप्यूटी चेयरमैन को, और अगर डेप्यूटी चेयरमैन इन फ्यूचर अगर वेकेंट हो जाता है उनका सीट, मतलब ये जो डेप्यूटी चेयरमैन चुने गए वो आगे जाकर के अगर फिर से खाली हो जाएगी सीट, तो हाउस ही फिर दोबारा दूसरे डेप्यूटी चेयरमैन को चूज करेगी, अनदर मेंबर टू बी डेप्यूटी चेयरमैन देयर ऑफ। नाउ अब आर्टिकल 19 को एक बार हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 19 बात करता है बेसिकली वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। याद रखना कि आर्टिकल 19 जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बात करता है कि जब डेप्यूटी चेयरमैन अगर उनको हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे, उनको रेजिग्नेशन अगर किसी को लिखनी होगी या देनी होगी तो वो किसको देंगे, और अगर उनकी सीट वेकेंट हो जाती है यानी कि खाली हो जाती है, तो फिर वो किस तरीके से हम दोबारा उस सीट पे किसी और डेप्यूटी चेयरमैन को चूज करके लेकर के आएंगे।
ठीक है, तो आर्टिकल 19 का सेवरल क्लॉजेस है, जिसमें क्लॉज ए बात करता है कि ये अपने ऑफिस को वेकेट कर सकते हैं अगर ये खुद चाहें, तो ये चाह सकते हैं कि हाँ मुझे अब नहीं करना है इस पोस्ट पे काम, तो वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और क्वेश्चन सबसे पहले याद रखो कि कहां से उठेगी। क्वेश्चन यहां से उठेगी कि डेप्यूटी चेयरमैन जो होंगे हाउस के, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे। प्रेसिडेंट और चेयरमैन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे वो अपना रेजिग्नेशन हमेशा चेयरमैन को देंगे। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन है हमारे हाउस के, उनको देंगे वो अपना रेजिग्नेशन। ठीक है, दूसरा, उनको रेजोल्यूशन के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। अगर उनको हटाना है तो हाउस क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी, उसको पास करवा करके और फिर जो है उनको वेकेंट करेगी, यानी कि उनके सीट को खाली करेगी, डेप्यूटी चेयरमैन को हटा पाएगी। लेकिन हाउस को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब वो रेजोल्यूशन पास करवा रही होगी उस वक्त वो कम से कम एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस देगी डेप्यूटी चेयरमैन को, और साथ ही साथ इंटेंशन भी बताएगी कि क्यों उनको रिमूव करा जा रहा है, और उसके बाद रेजोल्यूशन जो है वो हाउस में मूव होगी और फिर पास करवा करके क्या करेंगे, वो डेप्यूटी चेयरमैन को हटाएंगे। अब हम लोग आर्टिकल 91 देखेंगे। आर्टिकल 91 जो है वो बहुत ध्यान से देखना होगा आपको, बहुत ही ईजी आर्टिकल है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी आ सकता है यहां से, जिसमें आप बहुत अच्छे से फंस सकते हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखो। आर्टिकल 91 क्या बात करता है कि पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज द चेयरमैन। ठीक है, मान के चलो कि चेयरमैन जो है वो नहीं है, तो चेयरमैन की जगह कौन काम करेगा, और तो डेप्यूटी चेयरमैन काम करेंगे, तो डेप्यूटी चेयरमैन अगर एब्सेंट रहेंगे तो कौन काम करेगा। यहां पे दो चीज, आपको दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। सबसे पहला जो क्लॉज है आर्टिकल 91 का, क्लॉज 1 बात करता है वेकेंसी की। ठीक है, वेकेंट, ये जो वर्ड है वेकेंट, ये याद रखना। और क्लॉज 2 में हम लोग देखेंगे क्या है, एब्सेंस। ठीक है, तो वेकेंट और एब्सेंस में आपको फर्क समझना होगा सबसे पहले, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। देखो यहां पे दिया हुआ है कि अगर मान के चलो कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब वाइस प्रेसिडेंट क्या काम करेंगे भाई, प्रेसिडेंट की जगह काम करेंगे, तो प्रेसिडेंट की जगह काम करने से वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन थे काउंसिल ऑफ स्टेट में, वो सीट तो खाली हो गई। तो जब वो सीट खाली होगी तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो क्या करेंगे, एज अ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट काम करेंगे। ठीक, लेकिन मान के चलो कि जब डेप्यूटी चेयरमैन की भी सीट वेकेंट हो जाएगी, यानी कि खाली हो जाएगी, तो उस वक्त कौन काम करेगा। ठीक, तो उस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसी एक इंसान को, जो कि वो चेयरमैन के जैसे ही काम करेगा ऑफिस में। प्रेसिडेंट याद रखना ये वर्ड, कि वेकेंट डिसाइड कौन करेगा बाबू, प्रेसिडेंट। ठीक है, वेकेंट जब रहेगा तो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। अब देखो, लेकिन क्लॉज 2 बात करता है कि जब एब्सेंट हो जाएंगे ना चेयरमैन, तो उस वक्त डेप्यूटी चेयरमैन काम करेंगे। लेकिन जब डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट हो जाएंगे तो उस वक्त हाउस डिसाइड करेगी, यानी कि काउंसिल डिसाइड करेगी कि कौन पर्सन जो है वो चेयरमैन की जगह लेगा। तो याद रखना, जब एब्सेंट होंगे तो कौन डिसाइड करेगा भाई, काउंसिल डिसाइड करेगा। लेकिन जब वेकेंट रहेगा सीट तो कौन डिसाइड करेगा, तब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। क्लियर है बात। ना अब आर्टिकल 92 देखते हैं। आर्टिकल 92 क्या कह रहा है कि तब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जब भी हाउस के अंदर में इनको हटाया जाएगा, जब इनकी रिजोल्यूशन पास होगी, इनको हटाने के लिए रिमूवल प्रोसेस के लिए रिजोल्यूशन पास होगी, और जब रिजोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, अंडर कंसिडरेशन होगा। तो अंडर कंसिडरेशन के टाइम में चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन वो एज अ चेयरमैन या उस वक्त वो क्या करेंगे, एक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे ना कि उस रिमूवल प्रोसेस में वो क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे, वोट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज आपको यहां पे समझनी है कि जब रिमूवल प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन रहेगा चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन का, तो उस वक्त क्लॉज 2 जो है 91 का है ना, क्लॉज 2 91 का क्लॉज 2 वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
और 91 का क्लॉज 2 क्या कहा था, अभी अभी मैंने समझाया है कि जब हाउस के अंदर एब्सेंट हो जाएंगे ना चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, तो डिसाइड कौन करेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट डिसाइड करेगी कि कौन इंसान अभी चेयरमैन जैसे काम करेगा। तो इस सिचुएशन में भी जब रिमूवल चल रहा होगा प्रोसेस, तो उस टाइम में भी काउंसिल डिसाइड करेगी कि अभी चेयरमैन कौन होगा तत्काल तौर पे। ठीक है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि कौन डिसाइड करेगा, काउंसिल डिसाइड करेगी। 91 का क्लॉज 2 अप्लाई हो जाएगा ड्यूरिंग द रिमूवल प्रोसेस, और जब रिजोल्यूशन जो है वो अंडर कंसिडरेशन रहेगी उस वक्त। क्लियर है। और क्लॉज 2 यही बात करता है आर्टिकल 92 का कि जब प्रोसीडिंग्स चल रही होगी तो वो उस वक्त पार्ट तो ले सकते हैं लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज में, क्योंकि उनके पास उस वक्त वोट करने का पावर जो है वो नहीं होगा। शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एट ऑल ऑन सच रिजोल्यूशन, जो उनकी रिजोल्यूशन होगा उस पे, और एनी अदर मैटर, किसी और मैटर पे भी वो वोट नहीं कर सकते हैं। पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग का पावर उनके पास नहीं रहेगा उस वक्त। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा के अंदर में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का कैसे रिमूवल होगा, वो कैसे अपने पोस्ट को संभालेंगे एंड ऑल। लेकिन अब हम लोग यहां 93 से 95 तक क्या देखेंगे कि लोकसभा है ना, लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल जिसको आप कहते हो, लोकसभा के जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होंगे उनकी क्या रोल रहेगी, उनके बारे में क्या कह रहा है ये आर्टिकल। आर्टिकल 93 ये बात करता है कि there the house of the people shall as soon as may be choose two member of the house to be respectively speaker and deputy speaker। हाउस ऑफ द पीपल क्या करेंगे भाई, वो चूज करेंगे कि मान के चलो एक बार इलेक्शन हो गया, सारे लोग चुन करके चले गए, सरकारें बन गई, और उसके बाद जो हाउस के अंदर लीडर्स बैठे हैं वो चूज करेंगे कि उनका स्पीकर कौन होगा। ठीक, और साथ ही साथ उनका डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा, 2 आदमी को वो लोग चूज करेंगे। और जब अगर वेकेंट हो जाएगी सीट उनकी, तो फिर हाउस ही डिसाइड करेगी कि कोई दूसरा स्पीकर कौन होगा और डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा। अनदर मेंबर को फिर हाउस ही चूज करेगी। क्लियर है। नाउ आर्टिकल 94 क्या बात करता है, देखो आर्टिकल 94 बोलता है जो वेकेशन है, जो रेजिग्नेशन है या फिर उनकी रिमूवल है, किसकी भाई, तो स्पीकर की और डेप्यूटी स्पीकर की, वो कैसे होगी। सबसे पहला जो क्लॉज है 94 का वो कहता है कि जो भी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर है उनकी जो है वो वैकेंसी कब होगी, या तो वो खुद से चाहे कि वो उनको हटना है पोस्ट से, तो वो क्या करेंगे, रेजिग्नेशन देंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो प्रेसिडेंट में कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट को वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे। याद रखना कि जो स्पीकर होंगे वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, और जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देंगे। तो यहां बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि हो सकता है कि वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, जो स्पीकर होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देते हैं। क्लियर है। और 94 का सी कहता है कि रेजोल्यूशन पास करवा करके भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सीट को वेकेट कर सकते हैं। और इसमें भी वही प्रोसेस है कि जब रेजोल्यूशन पास होगी तो पर्पस क्या है, वो चीज इंटेंशन के साथ 14 दिन का नोटिस देना होगा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को, और उसके बाद प्रेजेंट एंड वोटिंग से क्या करना होगा भाई कि आपको वो चीज पास करवा लेनी होगी। पीपल पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द हाउस देन मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि उस वक्त जो लोग प्रेजेंट होंगे, जितना मेजॉरिटी होगी उस मेजॉरिटी से पास करवा लेना है आपको रेजोल्यूशन को, 14 दिन का नोटिस देना है आपको, और उसके बाद अगर रेजोल्यूशन पास हो गई तो उस टाइम में जैसे ही पास होगी वैसे ही स्पीकर के लिए आप पास करो, डिप्टी स्पीकर के लिए पास करो, उनको सीट अपना वेकेट करना पड़ेगा। यहां पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात यह है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है ट्रिकी, कि याद रखना कि जब हाउस डिसॉल्व होगी, मान के चलो कि अभी रिजोल्यूशन पास करने के लिए हम लोगों ने दे दिया, उसके बाद तुरंत क्या हुआ कि हाउस डिसॉल्व हो गई। अगर हाउस डिसॉल्व हो गई तो उस सिचुएशन में जब तक हाउस डिसॉल्व रहेगी तब तक स्पीकर जो है वो क्या है, उनकी सीट वेकेट नहीं मानी जाएगी अनटिल, जब तक दूसरा कोई मीटिंग स्टार्ट नहीं होता है हाउस का, तब तक के लिए वो स्पीकर ही रहेंगे, उनको वेकेट नहीं करना होगा सीट, उनकी सीट को वेकेट नहीं माना जाएगा अनटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसॉल्यूशन। क्लियर है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। अब देखो 95 में बात हो रही है कि जब डेप्यूटी स्पीकर जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे और द अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस
और टू एक्ट एज द स्पीकर, उस वक्त क्या पावर रहेगी। देखना, जब स्पीकर की ऑफिस क्या होगी, वेकेंट हो जाएगी, तो उस वक्त डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे, स्पीकर की जगह जो है वो काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब डिप्टी स्पीकर भी वेकेंट हो जाएंगे, डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो वेकेंट, उस सिचुएशन में क्या होगा कि हाउस ऑफ द पीपल का जो स्पीकर होगा उसका डिसीजन कौन लेंगे भाई, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। यहां पे भी आपको समझना है कि वेकेंट बात हो रही है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। 95 का क्लॉज 1 में वेकेंट की बात हो रही है और 95 के क्लॉज 2 में एब्सेंस की बात होगी। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लॉज में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में देखा था कि जब वेकेंट हो जाते हैं ना, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन दूसरा डिप्टी स्पीकर या स्पीकर होगा। और सेम सिचुएशन में जब स्पीकर एब्सेंस होंगे तो उनके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर काम करेंगे, और जब डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हो जाएंगे तो उनके एब्सेंस में कौन काम करेगा, ये डिसीजन लेने का पावर जो है वो हाउस के पास होगा। तब प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करेंगे। देन डिटरमाइंड बाय द हाउस शैल एक्ट एज अ स्पीकर। कौन डिसाइड करेगा, हाउस करेगी। यानी कि जब वेकेंट होगा तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और जब एब्सेंस होगा तो हाउस डिसाइड करेगी। क्लियर है। एंड आई होप कि जो भी आर्टिकल हम लोगों ने आज पढ़ी है, जिसको हम लोगों ने देखा है, वो सारी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरीज है, डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हो, वहां अपने क्वेरीज पूछ सकते हो और वहां हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, और कमेंट भी कर सकते हो। और अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो सपोर्ट करो यार, लाइक कर दो, ताकि ऐसे ही एल्गोरिदम काम करता है यूट्यूब का, जितनी आपकी लाइक्स होगी उतना रीच होगा हमारे चैनल का, तो हम लोग और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।